स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। आई थिंक सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं विशाल सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी क्लास KS साइंस मंत्रा में, जहां आप पढ़ते नहीं सीखते हैं। देखिएगा, पिछली वीडियोस में हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया था फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन से। वहाँ पर हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उसके आगे का डिस्कसमेंट हम अभी करेंगे और सीखेंगे कि आखिरकार फोर्स के कौन कौन से एप्लीकेशंस हो सकते हैं, हम कौन कौन सी चीज़ें डेली लाइफ में ऐसी करते हैं जहाँ पर कि फोर्स लगता है और कितना लगता है और कैसे लगता है। वो सारी चीज़ों को हम आज न्यूमेरिकल वे में भी देखेंगे और प्रैक्टिकल वे में भी देखेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारा एक लॉ ऑफ मोशन रह गया था, वो था हमारे पास में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, उस चीज को आप समझिएगा। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाए तो वो ऑब्जेक्ट उतना ही इक्वल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है। यानी अगर हम बात करें जनरली कि जितनी जोर से हम किसी चीज को खींचते हैं तो उतनी जोर से वो दूसरी जो चीज है, जिस चीज को हम खींच रहे हैं, वो पीछे की साइड में डिस्प्लेस होना चाहेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारे साथ में इनर्शिया भी काम कर रहा होता है। हमें इनर्शिया के लिए ही हमने आपको बताया था पहले ही, ये बातचीत हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इनर्शिया क्या होता है। यानी अगर हम लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे हम लोग देखें, अगर हम लोग जमीन पर चल रहे हैं तो जमीन पर चलना इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि वहाँ पर हम जो चल रहे होते हैं उससे हम क्या करते हैं, जमीन को पीछे धकेलते हैं और जमीन उतना ही हमें आगे की ओर पुश करती है। तो ये बात हम लोग देखेंगे। इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक आता है, देखिए न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फिजिक्स के टॉपिक के लिए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो हमारा पहला डिस्कशन होगा लिफ्ट के ऊपर। इसके ऊपर होगा लिफ्ट के ऊपर। हम लोग जनरली कई बार ऐसा होता है कि लिफ्ट में जा रहे होते हैं, लिफ्ट में कितना फोर्स लगता है, क्या फोर्स लगता है, वो हमको पता ही नहीं होता। हमने ये जरूर पढ़ा है कि लिफ्ट ऊपर जाती है तब फोर्स में कमी आ जाती है, ज़्यादा हो जाता है, या नीचे आते हैं तब फोर्स बढ़ जाता है या कम हो जाता है, हमारा वेट घट जाता है या बढ़ जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो वो वेट होता है वो वेट भी क्या होता है, एक टाइप का फोर्स ही होता है। जो कौन सा फोर्स होता है, लेकिन वो जिस फोर्स से अर्थ अपनी तरफ हमें अट्रैक्ट करती है। तो वही हम लोग डिस्कसमेंट करेंगे। तो डिस्कसमेंट करने के लिए देखिएगा, मैं आपको पहले बता दूं, केसेस ले रहे हैं हम लोग लिफ्ट के लिए। तो लिफ्ट का पहला केस है इफ लिफ्ट एट रेस्ट, यानी लिफ्ट कैसे हो, रेस्ट में होगी। कैसे होगी, रेस्ट में होगी। तो उस कंडीशन को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। तो देखिएगा, मान लीजिए ये मैंने कोई लिफ्ट का सरफेस बना दिया, यहाँ पर कोई वेट रख दिया है जिसका वेट कितना है हमारे पास में, mg है। कितना है, mg हमारे पास में वेट है। अब इसका अपोजिट रिएक्शन कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, जो कि r होगा। क्लियर है। अब हमें कुल मिला के क्या करना होता है, ये जो r है ना, हमें इसको ही कैलकुलेट करना होता है कि r हमें कैसे निकालेगा, रिएक्शन फोर्स क्या होगा। तो वही चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ r इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, mg के इक्वल आएगा। यानी जितना वेट हम लगा रहे हैं हमारा एक्चुअल वेट ही वहां पर काम कर रहा होगा, उस पर और कोई फोर्स या वेट काम नहीं कर रहा होगा। लेकिन अगर हम लोग सेकंड केस को देखें, अब मैं इस लिफ्ट को a एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ भेज रहा हूँ। कहाँ भेज रहा हूँ, a एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ भेज रहा हूँ। तो यहाँ पे अब आप लोग ध्यान देंगे, क्या देंगे, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे वो ऊपर जाएगी और क्या क्या चेंजमेंट आते हैं। तो मैं देखिएगा, ये फोर्स तो हमारे पास में लगी रहे होंगे, ये फोर्स तो हमारे पास में लगी रहे होंगे। लेकिन अब अगर हम देखें तो लिफ्ट कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। यानी कि ये जो r होगा वो mg से ज्यादा होगा तभी ऊपर जाएगी, अदरवाइज ऊपर नहीं जाएगी। अगर mg ज्यादा है तो लिफ्ट नीचे की तरफ में आएगी। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पे अब हम लोग इसका डिस्कसमेंट करेंगे कि क्या होता है आखिरकार जब ये सारी चीजें होती हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर एक फोर्स ये लग रहा होगा ma के इक्वल, क्योंकि एक्सेलरेशन a ऊपर जा रहा है। तो एक फोर्स कितना होगा हमारे पास में, F इक्वल्स टू ma हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा, इस फोर्स में r प्लस होगा, इस फोर्स में क्या होगा, r प्लस होगा। तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा हमारे पास में,
यानी कि r माइनस एम जी हो जाएगा एक फोर्स, यानी एफ डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा r माइनस एम जी, क्योंकि r में से एम जी को माइनस करेंगे तभी हमारे पास में ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये आएगा। अब यहां से देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में F इज इक्वल टू कितना एम ए है, तो एम ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा r माइनस एम जी हो जाएगा। क्लियर है। अब कैलकुलेट हमें कैसे करना था, r को करना था, तो देखिएगा कैलकुलेट करते हैं तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एम ए प्लस एम जी। क्लियर है। अब यहां से m हम कॉमन ले लेते हैं, जो कि m किसके लिए है, इस ऑब्जेक्ट का मास है, तो m हमने कॉमन ले लिया, m इज ये क्या आ जाएगा a प्लस जी आ जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन फोर्स हमारे पास में बढ़ जाएगा, यानी कि हमारा जो वेट है ना वो हमें बड़ा हुआ दिखाई देगा कि हमारा वेट थोड़ा सा बढ़ गया है या घट गया है। जो भी होगा वो आप मेरे को बताएंगे कि कैसा होगा, बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन इक्वेशन आपके पास में ये है। देखिएगा मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोड़ देता हूँ आपके लिए जो आपको इम्पोर्टेंट है, आपका दिमाग चलना चाहिए, क्योंकि मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन पर्सनल लाइफ में या प्रैक्टिकल लाइफ में आप हो से पढ़ेंगे तो आप ही सीखेंगे। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे, लेकिन सीखने के साथ साथ में हमें और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। क्लियर है। अब देखते हैं, ये हमने लिफ्ट को कहाँ पहुँचा दिया, ऊपर पहुँचा दिया। कहाँ पहुँचा दिया, ऊपर पहुँचा दिया। अब क्या करें, अब लिफ्ट ऊपर पहुँच गई और ऊपर से नीचे नहीं लेके आना है भाई, नीचे भी तो लेके आना पड़ेगा रेस्ट की पोजीशन में, तो लेके आइए लिफ्ट को नीचे रेस्ट की पोजीशन में। तो देखिए डायग्राम तो मेरा सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे अब क्या होंगी, इक्वेशंस चेंज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, इक्वेशंस चेंज हो जाएंगी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा जो एक्सेलरेशन हमने ऊपर की तरफ रखाया था अब वो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ में जाएगा, यानी कि जो ए एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ है। तो F इक्वल्स टू एम ए, ये तो हमारे पास में काम करेगा ही करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, mg ज्यादा हो जाएगा, r कम हो जाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, F इक्वल्स टू mg माइनस r, यही हो जाएगा, mg माइनस r हो जाएगा। अब एक काम करें तो यहाँ पे हम लोग लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, F इक्वल्स टू ma है, ma इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, mg माइनस r हो जाएगा। r को इस साइड लेके आइए, इधर लेके आइए, और ma को इधर लेके जाइए, तो ये क्या कंडीशन बनेगी, यहाँ पे ये कंडीशन बनेगी r इज इक्वल्स टू mg माइनस ma। क्लियर है। अब यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो r इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, m हमारे पास में कॉमन आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, g माइनस a हो जाएगा। यहां से हमारे पास में क्या आ गया, लिफ्ट के ये केसेस आ गए। अब ऐसा तो नहीं है, अगर फ्री फॉल करे, क्या करे, अगर फ्री फॉल करे तो फ्री फॉल के अंदर रिएक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, g हो जाएगा। a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, g हो जाएगा। ग्रेविटेशन के थ्रू ही वो नीचे आएगा फ्री फॉल के केस में। इसके केस में फ्री फॉल, मान लीजिए लिफ्ट ऊपर जा रही थी और उसकी जो चेन, जो उसकी स्ट्रिंग है वो क्या हुई, टूट गई। क्या हुई, टूट गई, तो फ्री फॉल होगा। और फ्री फॉल के केस में क्या होता है, फ्री फॉल के केस में जो होता है वो होता है g इज इक्वल्स टू a। क्या होता है, g इज इक्वल्स टू ये a या a इज इक्वल्स टू g। बात एक ही है, क्योंकि हम न्यूमेरिकल पोर्शन कर रहे हैं, वैसे दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे आने के बाद में अब हमारे पास में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है फ्रिक्शन फोर्स। देखिएगा एक अनदर फोर्स होता है फ्रिक्शन फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रिक्शन फोर्स को अगर हम लोग समझना चाहें तो समझेंगे। देखिए फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात अगर मैं समझता हूं तो फ्रिक्शन का मतलब होता है कि घर्षण, यानी कि हम अगर रगड़े किसी को तो वहां पे जो फोर्स लगता है वो होता है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स अब देखेंगे तो बेसिकली फ्रिक्शन क्या होता है। देखिएगा कोई भी सरफेस प्योरली स्मूथ नहीं होता। प्योरली स्मूथ मतलब बिल्कुल चिकना नहीं होता, बिल्कुल चिकना नहीं होता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम जूम करके किसी भी सरफेस को देखेंगे तो सरफेस पर छोटी 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 हमें अप्स एंड डाउन या बहुत सारे ऐसी चीजें दिखेंगी। और ऐसी चीज क्या होगी, हमारे जो ऑब्जेक्ट है जिसे हमें मूव कराना है उसके ऊपर भी होंगी। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने लगा दिया, ये उसका जो हमारे पास में ब्लॉक था उसका ये है, ये हमारे पास में ब्लॉक है।
अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी सरफेस को मूव करा रहे हैं। अब मूव कराएंगे तो क्या हो जाता है, लॉकिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, लॉकिंग हो जाती है। कैसे हो जाती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अब मैं जूम करके बना दे रहा हूँ, इनको भी और बता रहा हूँ। ऐसे अप्स एंड डाउन होंगे, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या कंडीशन रहेगी, ये आपका क्या है, सरफेस है। किसका, जो आपके पास में ऑब्जेक्ट है उसका ये सरफेस है। जब आप इसे खींचेंगे तो ये लॉकिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, लॉकिंग हो जाती है। इस लॉकिंग की वजह से इसे खींचने में जो हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, अब ये लॉकिंग क्या करेगी, लॉकिंग ये करेगी कि इसको आगे जाने से रोकेगी। यानी पीछे की साइड में एक फोर्स लगाती है और इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। क्यों लगता है, क्योंकि दोनों सरफेस के बीच में लॉकिंग की वजह से, इसकी वजह से, लॉकिंग की वजह से। और अब देखेंगे इसके बाद में हमारे पास में अगली चीज है। फ्रिक्शन फोर्स आपका 2 टाइप का होता है, और हम लोग कहें तो उसे 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। और कैसे होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसमें है, रेस्ट में है, स्टैटिक पोजीशन में है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बताइए आप। स्टैट में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन। और इसके बीच में एक और पोजीशन ऐसी आती है जिसे हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर है, तो अब आप बात समझिएगा इसको। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, स्टैटिक फ्रिक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन को हम समझेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उस कंडीशन पे उस पर जो फोर्स लग रहा होता है उसे बोलते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर है। और वहां पे क्या होगा, देखिएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्शन फोर्स। क्या, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्शन फोर्स। अब इसका मतलब क्या है कि आपका फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रिएक्शन फोर्स के। एक हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो F इज डायरेक्टली, F इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू। कितना हो जाएगा, म्यू। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R। तो ध्यान रखिएगा, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे म्यू एस और एफ एस कर सकते हैं। और अगर मैं काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, मूव हो रहा होगा, चल रहा होगा, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये उस कंडीशन में हो जाएगा ये एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू आर। तो यहाँ से ये किसके लिए है, फ्रिक्शन फोर्स कौन सा, ये स्टैटिक के लिए और ये काइनेटिक के लिए। क्लियर। लेकिन अब देखिएगा, अब समझिएगा थोड़ी सी बात को। एक बात और मैंने अभी आपको बताई थी कि जो फ्रिक्शन फोर्स का अनदर टाइप होता है, वो टाइप क्या होता है, वो होता है हमारे पास में कौन सा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के नाम से। किसके नाम से होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के नाम से होता है। लिमिटिंग का मतलब क्या होता है, एंड होने वाला है, बिल्कुल खत्म होने वाला है, ये लिमिट पूरी हो गई, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो देखेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोला मैंने, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे अगर हम लोग समझें को, क्या समझें कि यहाँ पर मेरे पास में कोई एक सरफेस था, यहाँ पे ये कोई ब्लॉक मैंने रखा हुआ है। अब इसको मैं खींच रहा हूँ एफ फोर्स से, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ काम करेगा, पीछे काम करेगा। ये आपने लगाया है, ये लगा हुआ है पहले से, सरफेस के बीच में लगता है, ठीक है। इसे आप लगाते नहीं है, ये ऑटोमेटिक ही लगा हुआ होता है। क्यों लगा हुआ होता है, उसका रीजन मैंने आपको पहले बता दिया है। अब क्या कंडीशन है, मान लीजिए ये एफ डैश है, क्या है, एफ डैश है। आपने क्या किया, फोर्स लगाया, लेकिन जो फोर्स की वैल्यू थी वो छोटी थी, एफ डैश की वैल्यू ज्यादा है। आपने थोड़ा सा फोर्स और इंक्रीज कर दिया, यानी एफ की वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज कर दी, तो एफ डैश यहाँ ले लिया, लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है, एफ डबल डैश लग रहा है। क्या लग रहा है, एफ डबल डैश लग रहा है। अब जब ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे, यानी मैक्सिमम कंडीशन में पहुंच जाएंगे। मैक्सिमम कंडीशन का मतलब क्या है कि बिल्कुल अब इसके बाद में अगर आपने फोर्स लगाया तो वो फोर्स कहाँ पे लगेगा, वो फोर्स क्या करेगा उसको, कि उसे मूव कराने के लिए तैयार हो जाएगा, यानी मूव कराना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव होगा वहां पर आपके पास में कौन सा फोर्स लगेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर। क्लियर है। तो यानी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर।
अब यहाँ पर देखिएगा, बात थोड़ी सी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन समझने वाली हैं। क्या है? पहली बात तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। दूसरी बात क्या होता है? जो फ्रिक्शन होता है वो डिपेंड करता है स्मूथ सरफेस ऑफ द ब्लॉक एंड सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी जहां पर आप उसे मूव करा रहे हैं उस सरफेस पर, और जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके सरफेस के नेचर पर, कि नेचर कैसा है उसका, स्मूथ है या गड्ढे वाला है, बेकार है मतलब बिल्कुल रफ है। ठीक है, तो डिपेंडेंसी उस पर आती है। तो यहाँ पे आने के बाद में इसके साथ में और कई सारे फ्रिक्शन फोर्स के एप्लीकेशंस स्टार्ट होते हैं। उन एप्लीकेशंस को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? करते हैं, चलिएगा। तो इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक जो आता है वो आता है कि अगर किसी सरफेस पे, ये तो हम लोग बहुत इजीली कर लेते हैं, लेकिन अब हम लोग देखेंगे मोशन ऑफ एट इंक्लाइन प्लेन। क्या? मोशन एट इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन क्या क्या होता है? जो हॉरिजॉन्टल सरफेस से किसी एंगल पे होता है, इस टाइप का जो होता है। अब हमें सरफेस पर मोशन क्या कराना है? इस सरफेस पर कराना है। क्या पर कराना है? इस सरफेस पर कराना है। तो यहाँ पर देखिए, क्लियर? तो इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस टाइप के मोशन बोलते हैं मोशन एट इंक्लाइन प्लेन। तो देखिएगा, आप सामने देखें बिल्कुल यहाँ पर, तो थोड़ा सा हम लोग करते हैं, अब इसको आगे चलते हैं। तो चलने के लिए देखिएगा, अब हम लोग यहाँ पर देखिएगा, उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन को, या फ्रिक्शन एंगल की बात हम लोग करेंगे। तो देखिएगा, फ्रिक्शन एंगल क्या होता है? द एंगल बिटवीन रिएक्शन फोर्स एंड रिजल्टेंट फोर्स इज कॉल्ड द फ्रिक्शन एंगल। यानी रिएक्शन और रिजल्टेंट दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शन एंगल। वहां पे क्या होता है? जो म्यू एस या म्यू आर होता है या म्यू के होता है, यानी कि जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है वो इक्वल होता है tan थीटा के, और जो थीटा होता है वो होता है हमारे पास में क्या? फ्रिक्शन एंगल। तो देखेंगे, अब हमारा जो मेन टॉपिक था वो था इंक्लाइन प्लेन पर हमें बात करनी थी। किस पर बात करनी थी? इंक्लाइन प्लेन पे हमें बात करनी थी। तो इंक्लाइन प्लेन पे मैं केस फर्स्ट ले रहा हूँ। केस फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, यानी ऑब्जेक्ट किस पे होगा? रेस्ट पोजीशन में होगा। तो रेस्ट पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो रेस्ट पोजीशन को हम लोग समझते हैं। क्या समझते हैं रेस्ट पोजीशन में? सबसे पहले हम लोग बनाते हैं इंक्लाइन प्लेन को, और इंक्लाइन प्लेन के साथ में मैं इसे थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, जिससे कि डायग्राम को आप अच्छे से समझ पाए, क्योंकि डायग्राम के बिहाफ पर ही आप इक्वेशन बना पाएंगे और आप इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिएगा, इंक्लाइन प्लेन मेरे पास में ये है, ये एंगल थीटा है। कितना एंगल है? ये एंगल मैंने थीटा ले रखा है। अब इस पे क्या रखा हुआ है? एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो किस कंडीशन में है? रेस्ट की कंडीशन में है। इसकी कंडीशन में है, रेस्ट की कंडीशन में है। और रेस्ट की कंडीशन में इसका जो फोर्स लगेगा, जो वेट लग रहा है वो नीचे लगेगा। कितना लगेगा? mg लगेगा। कितना लगेगा? mg लगेगा। और नॉर्मल रिएक्शन क्या जाएगी? नॉर्मल रिएक्शन जाएगी r ऊपर की तरफ। क्लियर है? रेस्ट में है तो इस कंडीशन में इस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा होगा। यहाँ पे आप लोग पहुंच गए। अब इसके बाद में अब हमें क्या करना पड़ेंगे? कंपोनेंट करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेंगे? कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो देखिएगा, हम लोग कंपोनेंट इसके करते हैं, तो एक कंपोनेंट नीचे की तरफ में क्या आ जाएगा? mg cos थीटा। एक कंपोनेंट इसके इस तरफ आएगा, कौन सा आएगा? mg sin थीटा। फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है यहाँ पर Fs। ये हमारे पास में डायग्राम पूरा तैयार हो गया। अब क्या करना है हमें? अब हमें बनानी है इक्वेशंस। क्या बनानी है हमें? इक्वेशंस बनानी है। तो इक्वेशन में क्या हो जाएगा? ये दोनों जब ये रेस्ट पे है तो r इज इक्वल्स टू कितने हो जाएगा? mg cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। इसे बनाते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? क्योंकि इक्वल और अपोजिट है, रेस्ट की पोजीशन है इसलिए। अब इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो एक और इक्वेशन आती है। क्या आती है? Fs इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? Fs इज इक्वल्स टू हो जाएगा mg sin ऑफ थीटा के। इसे बनाओ इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है? अब यहाँ पे देखेंगे तो Fs इज इक्वल्स टू कितना होगा हमारे पास में? Fs इज इक्वल्स टू होगा म्यू एस इंटू आर के इक्वल। क्लियर? किसके इक्वल होता है? म्यू एस इंटू आर के इक्वल होता है। अब यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? म्यू एस आर इज इक्वल्स टू किसको हो जाएगा? mg sin थीटा के।
दोनों वैल्यूज दे देखेंगे, इक्वेशन को आप देखते रहिएगा तो देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू एस इंटू आर इज इक्वल्स टू एम जी साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। अब आर की वैल्यू क्या है हमारे पास में, एम जी कोस थीटा है, तो लिख देते हैं म्यू एस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी साइन ऑफ थीटा। क्लियर है। जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद में हमें क्या पड़ेगा, mg से mg कैंसिल आउट हो गया, क्या हो जाएगा, mg से mg कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये म्यू एस इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्लियर। तो म्यू एस इज इक्वल्स टू किसके आ गया, ये आ गया हमारे पास में टेन थीटा। तो यहाँ पे ये इक्वेशन किसके लिए आई है, ये इक्वेशन आई है रेस्ट के लिए। अगर रेस्ट की पोजीशन में होगा तो हमारा जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो किसके होगा, टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा, यानी फ्रिक्शन एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। अब एक काम करते हैं, अब इसका अगला टॉपिक लेते हैं इसी टॉपिक से। अगला टॉपिक क्या है, अब हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को मूव कराना है। क्या कराना है, मूव कराना है। तो मूव कराते हैं, इसको डाउनवर्ड मूव कराते हैं। कैसे मूव कराते हैं, डाउनवर्ड मूव कराते हैं, लेकिन चलो डाउनवर्ड हम लोग बाद में मूव करा लेंगे। पहले अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो इसके खुद के वेट से ये कैसे शिफ्ट होगा, हम उस चीज को देखते हैं। कैसे शिफ्ट होगा हम लोग उस चीज को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इन सारी इक्वेशंस को मैं यहाँ से हटाता हूँ, लेकिन हमें क्या करना है, शिफ्टिंग या मूविंग ऑब्जेक्ट बाय इट्स फोर्स, यानी मूव कैसे करेगा, यहाँ पे ये मूव करेगा सिर्फ किससे, अपने वेट की वजह से, अपने खुद के वेट की वजह से। ये कैसे शिफ्ट होगा और कहाँ शिफ्ट होगा, देखिएगा अगर किसी भी चीज को हम लोग इंक्लाइन प्लेन पर रखें और हम उस पर कोई फोर्स ना लगाएं तो वो क्या करेगा, नीचे की तरफ झुक जाता है, नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम लोग जनरली बात करें कि हमारे पास में कोई भी एक हमारी कार खड़ी हुई है किसी ब्रिज पर कैसे, मतलब इंक्लाइन ब्रिज पर इस तरीके से खड़ी हुई है, तो क्या करें, अब हमने क्या किया, उसे न्यूट्रल कर दिया और उस पर हम लोग कोई भी एक्सीलरेटर नहीं लगा रहे। तो क्या कार ऊपर जाती है नीचे आती है, कार तो हमेशा नीचे आएगी। तो नीचे आएगी यानी कि ये कहाँ मूव होगा, इस तरफ मूव होगा। किससे होगा, लेट कर लेते हैं, ए एक्सेलरेशन से ये मूव हो रहा है नीचे की साइड में, यानी इस पर एक एडिशनल फोर्स लगेगा, F इजिकल्स टू एम ए के इक्वल। इसके इक्वल लगेगा, F इजिकल्स टू एम ए के इक्वल लगेगा। क्लियर है। तो अब यहां से देखेंगे तो mg sin थीटा, अब ये क्या हो जाएगा, fs नहीं होगा, fs नहीं होगा, किसके इक्वल हो जाएगा, k के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अब ये क्या किस में आएगा, मूव करना स्टार्ट होगा। तो देखेंगे पहली बात क्या है, नीचे मूव कर रहा है, नीचे मूव कर रहा है मतलब क्या हो जाएगा, f इजिकल्स टू mg sin थीटा माइनस f के इक्वल आ जाएगा। अब f इजिकल्स टू कितना हमारे पास में, एम ए है, इक्वल किसके आएगा, mg sin थीटा माइनस f के इक्वल। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ तक जब आपके पास में ये चीज क्लियर हो गई है तो एक चीज और देखें तो ये क्या हो जाएगा, r इजिकल्स टू, यहाँ से देखेंगे r इजिकल्स टू किसके हमारे पास में, r इजिकल्स टू हमारे पास में mg cos थीटा के इक्वल। क्लियर है। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास में आ गई हैं। अब क्या करना है, अब हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो एफ के इजिकल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, एफ के इजिकल्स टू हो जाएगा हमारे पास में कितना होगा, एफ के इजिकल्स टू, एफ के इजिकल्स टू क्या है, म्यू इनटू आर होता है, एफ इजिकल्स टू म्यू इनटू आर होता है, इसीलिए एफ के इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, म्यू के इनटू आर हो जाएगा। और आर किसके इक्वल है, mg cos थीटा के, यानी कि mg cos थीटा। क्लियर है। अब एक इक्वेशन हमारे पास में ये है और एक इक्वेशन हमारे पास में ये है। अब क्या करें, अब हम एक काम करते हैं, इस fk की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। किसमें रख देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो वहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा, ma इज इक्वल्स टू mg sin थीटा, mg sin थीटा माइनस एफ के कितना हमारे पास में, म्यू के इंटू mg cos थीटा। क्लियर है। यहां से हम एक काम करते हैं, m कॉमन ले लेते हैं, m कॉमन ले लेंगे तो m हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ma इज इक्वल्स टू m कॉमन ले लिया, g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा। क्लियर। अब यहां से m से m हमारे पास में क्या हो गया,
कैंसिल आउट हो गया। अगर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, जी भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जी। अंदर क्या बचेगा हमारे पास में, हमारे पास में बचेगा साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगर हमें और सॉल्व करना है तो म्यू के की वैल्यू लगा सकते हैं। म्यू के की वैल्यू भी कितनी आएगी हमारे पास में, tan थीटा के इक्वल आएगी। तो बेसिकली हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारे पास में फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा जीरो नहीं है, यानी ये कैसे मूव करेगा, डाउनवर्ड ही मूव करेगा। अगर एक्सेलरेशन हमारा जीरो होता तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से डाउनवर्ड मूव होगा। क्लियर है, तो ये दो टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारे पास में थर्ड टॉपिक आता है। क्या आता है हमारे पास में, इसी का ही थर्ड टॉपिक आता है। उस थर्ड टॉपिक को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए आप लोगों ने ये जो टॉपिक किए हैं, इन टॉपिक के आप लोग क्वेश्चंस जरूर लगा लें। अगर आप क्वेश्चंस लगाएंगे तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप क्वेश्चंस नहीं लगाते हैं उस केस में आपके लिए ये बेनिफिशियल नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस चीज़ को जब आप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके सामने आएंगी। अच्छी अच्छी चीज़ें कैसे सामने आती हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें सामने इस तरीके से आती हैं कि जब आप इसे काम कर रहे होते हैं, जब इस पर आप पढ़ रहे होते हैं, तो क्वेश्चंस जो निकलते हैं उन क्वेश्चंस के बिहाफ पर आपके लिए क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब प्रॉब्लम क्रिएट कब होती है, जब हमने टॉपिक को अच्छे से नहीं समझा है। अगर हमने अच्छे से समझा है तो उस केस में हमारे साथ में सारी चीज़ें आएंगी। क्योंकि अब ये डाउनवर्ड हमने मूव करा दिया है। डाउनवर्ड मूव कराने के बाद में हमें क्या करना है, इसे अपवर्ड भी मूव कराना है। कैसे मूव कराना है, देखा हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कि अब हमें क्या कराना है, ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन प्लेन पर ऊपर की तरफ मूव कराना है। किसकी तरफ मूव कराना है, ऊपर की तरफ मूव कराना है। तो ऊपर मूव कराते हैं, तो ऊपर मूव कराने के लिए देखिएगा, पहले मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ। तो डायग्राम देखिएगा, ये हमारे पास में कोई इंक्लाइन प्लेन है जो कि किस पे है, थीटा एंगल पर है। किस पे है, थीटा एंगल पर है। अब यहाँ पे क्या किया हमने, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट का वेट का काम करेगा, नीचे की साइड में वेट काम करेगा, वो करेगा mg के इक्वल, और इसका अपोजिट रिएक्शन आ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा r। अब देखेंगे, क्योंकि अब मेरे को क्या करना है, इसे पुश करना है, खींचना है। तो खींचेंगे तो क्या एंगल बनेगा हमारे पास में, मान लो हमने यहाँ से इसे खींचना स्टार्ट किया, ये हमारा फोर्स है। किसी चीज को हम लोग खींच के लेके जाएंगे तो एक एंगल पर लेकर के जाएंगे, और ये एंगल कितना हमारे पास में, ये एंगल मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं बीटा एंगल बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है, बीटा एंगल बन रहा है। तो अब पहले देखिए, अब दो फोर्स हमारे पास में, एक mg है, एक f है। तो यहाँ पर देखिएगा, एक इसका रिएक्शन जो आपका फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा fs के इक्वल। लेट कर लिया मैंने, fs के इक्वल लग रहा है। तो अब देखेंगे यहाँ पर, अब इसके क्या करना है, मेरे को कंपोनेंट करने हैं। पहले f के कंपोनेंट करते हैं। तो इस साइड में क्या आएगा, एंगल की डायरेक्शन में f cos बीटा आ जाएगा, और परपेंडिकुलर कितना आएगा हमारे पास में, f sin बीटा। क्लियर। अब इसके करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में, ये आएगा mg cos थीटा, और इसके साथ में क्या आएगा, अपोजिट कंपोनेंट mg sin थीटा इक्वल। डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें एक एक स्टेप के साथ में ही करना है। क्या करना है, एक एक स्टेप के साथ में ही करना है। स्टेप के साथ में करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, वो और अच्छे से आ जाएगा। मैं डायग्राम को जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, मैं डायग्राम को आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, तो जूम कर लीजिएगा। इसको जूम करके आपको देखो, पूरा डायग्राम आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। अगर क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, देखो मैं बहुत इस समय आपको डायग्राम के लिए स्क्रीन पे थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आ रहा होगा, वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन डायग्राम देखिएगा। मैं दोबारा से एक बार डायग्राम को एक्सप्लेन कर देता हूँ। डायग्राम में क्या किया है, कोई भी इंक्लाइन प्लेन है, उस पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास काम कर रहा है, वेट का काम कर रहा है, नीचे की तरफ काम कर रहा है, जो कि कितना mg है। अब इस mg के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, एक रिएक्शन फोर्स r ऊपर की तरफ लगेगा, इससे परपेंडिकुलर। अब यहाँ से करेंगे तो इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे mg के। mg के हमने दो कंपोनेंट किए, एक mg cos थीटा किया है, एक mg sin थीटा किया है। क्योंकि हम इसे ऊपर खींच रहे हैं, मान लीजिए हमने F फोर्स से इसको पुल कर रहे हैं, और F फोर्स से हम हमेशा पुल कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मान लो थीटा एंगल पर बीटा एंगल पर इसको पुल किया है, तो कंपोनेंट करेंगे तो F cos बीटा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, F sin बीटा हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो Fs एक स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा होगा नीचे की तरफ में। क्लियर है। अब यहाँ से आप लोग देखना स्टार्ट करेंगे, तो अब देखेंगे आगे हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं।
इक्वेशन को सॉल्व करने के साथ साथ में देखिएगा अब हमारे पास में इक्वेशन कौन कौन सी बनेगी और कैसे कैसे बनेगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। दिखाने के बाद में क्या है कि देखिएगा, क्योंकि अब ये ऊपर की तरफ काम करेगा ए एक्सेलरेशन के साथ में। कैसे काम करेगा? ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, यानी कि एफ बी कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? एफ बी एफ कॉस बीटा। ये हमारा ज्यादा होगा तभी ये ऊपर जाएगा। ये किसके इक्वल आएगा? माइनस करेंगे इसमें से। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या एक काम करें, पहले हम एफ कॉस बीटा की वैल्यू निकालते हैं। एफ कॉस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एफ एस प्लस एम जी साइन थीटा की इक्वल, क्योंकि यही हमारा बैलेंसिंग कंडीशन है। किसकी कंडीशन है? बैलेंसिंग कंडीशन है ये। अब इसके बाद में अगर हम लोग देखते हैं तो देखिएगा अगला हमारे पास में क्या आता है। अब दूसरा कंपोनेंट देखते हैं। दूसरा कंपोनेंट क्या है कि ये ऊपर ना जाए और नीचे ना आए। ऊपर ना जाए और नीचे ना जाए की कंडीशन क्या है? आर प्लस एफ बी साइन थीटा एफ साइन बीटा इज इक्वल टू किसके आना चाहिए? एम जी कॉस थीटा की होना चाहिए। यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? आर प्लस एफ साइन बीटा इज इक्वल टू किसको हो जाएगा हमारे पास में? एम जी कॉस थीटा की इक्वल, क्योंकि दोनों हमारे पास में इक्वल। ये हमारे पास में बैलेंस कंडीशन है। क्या है हमारे पास में? बैलेंस कंडीशन है। अब इस बैलेंस कंडीशन के ऊपर हम लोग क्या निकालेंगे? हम लोग यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं? हम लोग आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में? एम जी कॉस थीटा माइनस एफ साइन बीटा की इक्वल। क्या आएगा हमारे पास में? आर इज इक्वल टू आएगा एम जी कॉस थीटा माइनस एफ साइन बीटा की इक्वल। क्लियर है? लेकिन एफ एस इज इक्वल टू किसके होता है हमारे पास में? एफ एस इज इक्वल टू किसके होता है हमारे पास में? म्यू इंटू आर के इक्वल। किसके होता है? म्यू इंटू आर के इक्वल होता है। तो देखिएगा हमने आर की वैल्यू निकाली है, यानी एफ एस इज इक्वल टू किसके आएगा? म्यू एस इंटू आर होगा। और आर की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं। किसकी वैल्यू को पुट कर रहे हैं? आर की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पुट कर रहे हैं। तो उस पुटिंग कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि हमको पुट करने के साथ साथ में क्या करना पड़ेगा, यानी कि एफ एस इज इक्वल टू किसकी आ जाएगा? म्यू एस इंटू आर की वैल्यू कितनी आई है? इतनी आई है। किसकी वैल्यू आई है? आर की वैल्यू कितनी आई है? इतनी आई है। तो अब यहाँ से आप लोग देखिएगा तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा हमारे पास में? आर इज इक्वल टू कितना है? एम जी कॉस थीटा माइनस एफ साइन बीटा। क्लियर है? अब इसके साथ साथ में देखेंगे तो हमारे पास में एक क्या कंडीशन बनेगी, तो देखेंगे अब यहाँ पर हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई? एफ एस की वैल्यू आ गई। अब एफ एस की वैल्यू को हम लोग यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो करिएगा पुट करने के बाद में हमारे पास में क्या बनेगा, यानी एफ एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में? एफ एस इज इक्वल टू हो जाएगा एफ एस एफ बी कॉस थीटा। एफ एस की वैल्यू है यानी एफ कॉस बीटा इज इक्वल टू एफ एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? म्यू एस एम जी कॉस थीटा माइनस एफ साइन बीटा। ठीक है? प्लस करके क्या करना हमें? एम जी साइन थीटा लिखना है। क्या लिखना है हमें? एम जी साइन थीटा लिखना है। अब देखेंगे अब हमें क्या करना है, अब हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो बेसिकली एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें? एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एफ कहाँ कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है। तो इनको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे को म्यू एस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसका काम करना पड़ेगा? म्यू एस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ पे हमारे पास में क्या है? एफ कॉस बीटा इज इक्वल टू म्यू एस का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो म्यू एस एम जी कॉस थीटा माइनस म्यू एस एफ साइन बीटा प्लस एम जी साइन थीटा। एक काम करिए, इस वाली इक्वेशन को, इस वाले को मतलब म्यू एस एफ साइन बीटा को हम उस तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमें एफ की वैल्यू निकालनी है। तो उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एस एफ साइन बीटा इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा? एम जी कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एम जी हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो एम जी अब हमने कॉमन ले लिया तो उस कंडीशन में हमारे पास में क्या कंडीशन बनेगी? आप देखते हैं यहाँ पर देखिएगा एम जी हमने कॉमन ले लिया है। तो अब कंडीशन क्या बनेगी हमारे पास में कि अंदर बचेगा देखिएगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या आएगा? एम जी हमारे पास में कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या टर्म बनेगा? भाई मेरे
यहाँ से बचेगा हमारे पास में म्यू एस इंटू कॉस थीटा और यहाँ से बचेगा साइन थीटा प्लस करके। तो देखेंगे यहाँ पर, लेकिन एक चीज देखिएगा, हम लोग यहाँ पे कॉस बीटा लेकर के चल रहे हैं और हमने यहाँ पर थीटा कर दिया, तो हम इसको दोबारा से क्या करें, बीटा ही लेके चलेंगे, क्योंकि नहीं तो हमारे पास में कंफ्यूजन बहुत सारी बढ़ जाएंगी। कई जगह पर हमारे पास में चेंजमेंट आ सकता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग चेंजमेंट करके नहीं चल रहे हैं, हम लोग कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखेंगे अपने साथ में। तो ये क्या जाएगा, एम जी आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा हमारे साथ में, हमारे साथ में बचेगा म्यू एस बचेगा, और क्या बचेगा हमारे पास में, कॉस थीटा बचेगा, और प्लस करके क्या बचेगा हमारे पास में, साइन थीटा बचेगा। क्लियर है। अब यहाँ से करेंगे एफ की वैल्यू को फाइंड आउट। एफ की वैल्यू फाइंड आउट करने में दोबारा से यहीं आ जाता हूँ, यहाँ से मैं इस इक्वेशन को कर देता हूँ रफ। तो रफ करने की कंडीशन में हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास में आएगा एफ कॉमन ले लिया हमने, अंदर क्या बचेगा, कॉस बीटा प्लस म्यू एस साइन बीटा, इक्वल में क्या बचा हमारे पास में, एम जी, आगे क्या बचा हमारे पास में, आगे हमारे पास में बचा है क्या, म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। क्लियर। अब एक काम करेंगे यहाँ पर, अब हमारे पास में ये इक्वेशन तो बन गई है। अब ये इक्वेशन जैसे ही हमारे पास में बनी तो f इक्वल्स टू क्या रखेंगे हम लोग, एम ए रखेंगे। क्या रखेंगे, एम ए रखेंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगा, एम ए और इसको कर दो डिवाइड, इज इक्वल्स टू एम जी म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन लेकर के आएंगे। तो ये पूरा इक्वेशन यहाँ पर, यानी कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन बीटा के इक्वल, हमें निकालना है ए। तो यहाँ से एक काम करें, एम से एम कैंसिल आउट करें, तो जो ए की वैल्यू आ जाएगी वो ए की वैल्यू मैं यहाँ आपके सामने रख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लेट कर लेते हैं। तो ए इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आएगा, जी, अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में हमारे पास में, म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस बीटा प्लस म्यू एस साइन बीटा। तो ये हमारे पास में इंक्लाइन प्लेन के सारे टॉपिक्स हो गए। अब आगे वाले टॉपिक्स में हम लोग और आगे वाली चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जहां पर फोर्स हमारा काम कर रहा होगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी होते हैं और इसके साथ साथ में होते हैं हमारे कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट। इसमें कई सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो मर्ज होकर के आते हैं। तो कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखें कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे हमें काम करना है, कौन कौन सी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। इसके साथ में हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में कई सारे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो रहे होते तो हम उन्हें पढ़ भी नहीं रहे होते। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th के जितने भी टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। खासतौर पे ये मैकेनिक्स के टॉपिक बहुत ही ज़्यादा होते हैं, जिन पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन भी अपनी अलग वैल्यू रखते हैं अपने केस में। यानी आप उन्हें पढ़ते रहें, सीखते रहें, तब तक बने रहें मेरे साथ। थैंक यू।